हेलो एवरीवन। आज हम करते हैं रे ऑप्टिक्स के अंदर एप्लीकेशन ऑफ टीआईआर यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। चलिए जी, एक छोटी सी रिवीजन करते हैं। जो लास्ट क्लास में हमने टॉपिक किया था क्रिटिकल एंगल एंड टीआईआर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो रे ऑप्टिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है टीआईआर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। चलिए जी, तो क्रिटिकल एंगल क्या होता था? When a light ray goes from denser medium to rarer medium, the angle of incidence for which angle of refraction is 90 degrees known as critical angle. And TIR क्या होती थी कि when a light ray goes from denser medium to rarer medium, if the angle of incidence is greater than critical angle, then light ray will reflect back into the same medium is known as TIR. चलिए जी, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको कैसे समझाया था, मैं एक बारी फिर से आपको समझाता हूँ। फटाफट से क्विक रिवीजन करते हैं। मान लेते हैं नीचे वाला मीडियम डेंसर है, मान लेते हैं नीचे पानी है। तो नीचे वाला मीडियम मैंने मान लिया डेंसर मीडियम है, नीचे पानी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर मीडियम का ज़्यादा है, रेयर मीडियम का कम है। तो डेंसर मीडियम का μ2, रेयर मीडियम का μ1 एंड μ2 इज़ ग्रेटर देन μ1। तो मैंने नीचे क्या किया, एक लाइट का सोर्स रख लिया, सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट जहाँ से लाइट निकलेगी, या कह लो ऑब्जेक्ट। तो लाइट हमेशा ऑब्जेक्ट से निकलती है। अब बड़े ध्यान से देखना। तो सबसे पहले मैंने कहा लाइट रे नॉर्मल इंसिडेंस कर रही है। ये देखो लाइट रे सीधी ऊपर गई, तो ये क्या थी? इंसिडेंट रे। नॉर्मल भी तो यही हो गई, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हुआ? 0। तो जो जीरो एंगल ऑफ इंसिडेंस पे आती है, नॉर्मल के साथ 0 डिग्री एंगल बनाती है, वो रिफ्रैक्टेड रे भी नॉर्मल के साथ। तो ये ही रिफ्रैक्टेड रे है, सच डैट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होता था? 0 डिग्री अनडेविएटेड चली जाती है लाइट। फिर एक सेकंड एग्जांपल लेते हैं। तो ये था फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल में क्या हुआ? लेट से ये आई इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ, तो मैंने नॉर्मल बना दिया। तो नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ी देर के लिए लेट किया, 30 डिग्री बनाया। तो डेंसर से रेयरर है ना, डेंसर से रेयरर जानी चाहिए थी सीधी, बट कहाँ चली जाती है? अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। तो लेट से यहाँ चलेगी रिफ्रैक्टेड रे। सो डैट नॉर्मल के साथ एंगल कितना बनाया? 30 डिग्री से तो बड़ा ही बनाएंगे। तो लेट से 45 डिग्री बनाया नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। चलो जी, थोड़ा सा और बड़ा करते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो नॉर्मल से ही, ये अपना ऑब्जेक्ट से ही लाइट गई, तो ये थी इंसिडेंट रे। अब नॉर्मल रे, नॉर्मल के साथ एंगल मैंने कहा लेट से 45 डिग्री। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जानी चाहिए थी लाइट सीधी, बट कहाँ चली गई? अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। अब नॉर्मल के साथ एंगल कितना बनाया? लेट से 75 डिग्री। ठीक। अब चलो जी, फिर से डेंसर से रेयर ही मीडियम जा रही थी लाइट। अब एक और इंसिडेंट रे बनाई। ये देखो, ये थी इंसिडेंट रे। अब बड़े ध्यान से देखना, इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ लेट से एंगल बनाया 60 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस है 60 डिग्री। सो डैट, तो ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। सो डैट व्हेन लाइट रे गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। तो ये बेंड होते 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 पूरे सरफेस पे चलेगी रिफ्रैक्टेड रे। सो डैट नॉर्मल रे के साथ एंगल कितना बना? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री, इज नोन एज क्रिटिकल एंगल। तो ऐसे इंसिडेंस एंगल को क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, इसलिए मैंने इसे IC लिख दिया। ठीक। तो क्या होगा अगर इंसिडेंट रे ने इंसिडेंट एंगल जो बनाया ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल बनाया? तो अब एंगल ऑफ इंसिडेंस और बड़ा हो गया, 60 डिग्री से भी बड़ा हो गया। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो बोलने में क्या आती है बात? व्हेन लाइट रे गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। और कितना लाइट मुड़ेगी? पहले ही मुड़ते मुड़ते पूरे सरफेस पे पहुंच गई थी रिफ्रैक्टेड रे, अब तो उससे भी ज़्यादा एंगल से। तो इसका मतलब उसी मीडियम में वापस आ गई, मुड़ते मुड़ते उसी मीडियम में वापस आ गई जिस मीडियम से गई थी। तो इसको रिफ्रैक्शन तो कहेंगे ही नहीं, क्योंकि मीडियम चेंज नहीं किया। तो ये रिफ्लेक्टेड रे है इस बार। तो इसको क्या बोलते हैं? प्रोसेस को टोटल इंटरनल ही वापस आ गई रिफ्लेक्शन।
तो जाने वाली थी डेंसर से रेयर में, बट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल आ गया, तो लाइट रे विल रिफ्लेक्ट बैक इनटू द सेम मीडियम, इज नोन एज TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है जी, तो ये हमने सारे प्रोसेस पढ़े थे। तो फर्स्ट फिगर देखी हमने, सेकंड फिगर देखी, थर्ड देखी, फोर्थ में क्रिटिकल एंगल मैंने आपको एक्सप्लेन किया, फिफ्थ में TIR एक्सप्लेन किया। तो अब फोर्थ वाली को ध्यान से देखना जी, क्रिटिकल एंगल वाले को। ठीक, तो क्रिटिकल एंगल मैं अलग अलग मीडियम के लिए निकाल रहा हूँ, बड़े ध्यान से आपको देखने हैं। तो क्रिटिकल एंगल में हमने पढ़ा कि भाई ऐसे, तो ये थी इंसिडेंट रे, डेंसर से रेयर में जा रही थी, डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 था, रेयर का μ1 था। तो नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाया I क्रिटिकल एंगल, सो डैट रिफ्रैक्टेड रे मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद नॉर्मल रे। तो स्नेल्स लॉ हमारे पास एक ही लॉ है, लगाते हैं। तो जिस मीडियम से लाइट आ रही थी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू जहां मीडियम में लाइट गई उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहां से कितना आया था, साइन IC, क्योंकि अब इसको क्रिटिकल एंगल बोलेंगे, μ1 अपॉन μ2। अगर μ1 1 हो जाए एयर के लिए, अगर μ2 μ हो जाए किसी डेंसर मीडियम के लिए, तो IC क्या आएगा, या तो साइन इनवर्स μ1 अपॉन μ2 और साइन इनवर्स 1 अपॉन μ। ठीक, कुछ क्रिटिकल एंगल्स आपको हमेशा याद होने चाहिए, कुछ क्रिटिकल एंगल आपको हमेशा याद होने चाहिए। जैसे कि पहला लेते हैं वाटर का, तो फॉर वाटर एयर सरफेस, कि भाई नीचे पानी हो ऊपर एयर हो, तो क्रिटिकल एंगल कितना होना चाहिए, तो साइन इनवर्स 1 अपॉन μ ऑफ वाटर। ठीक, तो पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता था, 4/3। इसको सॉल्व करके क्रिटिकल एंगल की वैल्यू आती है 48 डिग्री। तो पानी के लिए क्रिटिकल एंगल 48 डिग्री होता है। CTM कमिट टू मेमोरी, आपको याद रखना है। दूसरा है ग्लास, ग्लास के लिए क्रिटिकल एंगल, तो ग्लास के लिए क्रिटिकल एंगल IC की वैल्यू साइन इनवर्स 1 एयर और ऊपर 1, क्योंकि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, अपॉन ग्लास। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डाल दो ज़रा, 3/2 यानी कि 1.5। सॉल्व करके क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास आ जाता है अप्रॉक्सीमेटली 42 डिग्री। तो आपने देखा, एक चीज़ नोटिस करी कि क्रिटिकल एंगल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ कैसा होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाते रहोगे मीडियम का, क्रिटिकल एंगल घटता जा रहा है। पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है 4/3, तो क्रिटिकल एंगल ज़्यादा आया 48 डिग्री। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा बढ़ गया तो क्रिटिकल एंगल छोटा आ गया। इसी तरह डायमंड का, तो डायमंड का भी क्रिटिकल एंगल हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। डायमंड का क्रिटिकल एंगल साइन इनवर्स 1 ओवर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने आपको बताया था 2.46 अप्रॉक्सीमेटली। तो इसको सॉल्व करके डायमंड का क्रिटिकल एंगल आता है लगभग 24.4 डिग्री। तो बहुत छोटा होता है, इसी वजह से डायमंड बहुत कॉस्टली होता है। CTM वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 3 तरह के क्रिटिकल एंगल, 3 तरह के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको हर टाइम याद होने चाहिए। तो एयर ग्लास इंटरफेस का हमने देख लिया एंड एयर डायमंड इंटरफेस का भी हमने देख लिया कि क्रिटिकल एंगल कितना होता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं अब एप्लीकेशंस ऑफ TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस की एप्लीकेशन। बहुत ही अच्छी, बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है मिराज, एक ऑप्टिकल इल्यूजन। देखने में ऐसा लगता है कि है बट नहीं होता। ऑप्टिकल इल्यूजन मतलब लगता है कि ऐसा होगा बट होता नहीं है। चलिए देखते हैं कैसे। तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा, एक एग्जांपल देखना आप, एक्सट्रीम हॉट क्लाइमेट में बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है, जब एक्सट्रीम समर्स होती है स्पेशली डेजर्ट एरियाज़ में। तो डेजर्ट्स में जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो क्या होता है, वैसे तो ये सारा प्रोसेस जो है TIR का, व्हेन लाइट रे गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, तो 2 अलग अलग मीडियम होते हैं। लेकिन जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो क्या होता है कि हवा के बीच में भी डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स बन जाती हैं।
एयर में भी डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स बन जाती हैं। कैसे? तो देखो, जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी के दिनों में मान लेते हैं डेजर्ट्स में, तो ये रेगिस्तान में रेत है, ये सरफेस जो है डेजर्ट्स है। ठीक, तो डेजर्ट्स में क्या होता है कि जो एयर बिल्कुल टच में है नीचे लैंड के साथ, अर्थ के साथ जो बिल्कुल टच में है, रेत है, वहाँ का टेम्परेचर एक्सट्रीमली हाई होता है। टेम्परेचर एक्सट्रीमली हाई, तो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है। तो जब हवा बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे होती है तो वो लाइटर हो जाती है। लाइटर, आपने भी पढ़ा होगा कि डेंसिटी बहुत कम होती है लाइटर एयर जो होती है। ठीक, तो जो नीचे वाली एयर होती है उसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है और वो लो होती है, लो इन डेंसिटी। तो एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर एंड लो इन डेंसिटी, तो उसकी डेंसिटी बड़ी कम होती है, बड़ी लाइटर सी होती है। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, ये देखना एयर की लेयर्स है, ऊपर जाने से टेम्परेचर कम हो रहा है। नीचे वाली हवा जो होती है डेजर्ट्स के कांटेक्ट में वो बहुत हाई टेम्परेचर पे होती है, ऊपर जाने से टेम्परेचर घट रहा है। तो एज वी गो अप टेम्परेचर डिक्रीजेस, ऊपर जाने से तो एकदम से सडन डिक्रीज आता है। मतलब नीचे वाला तो बहुत हाई टेम्परेचर पे है, 60 डिग्री 70 डिग्री टेम्परेचर रेगिस्तान का। जो हवा रेत के साथ कांटेक्ट में है, नीचे वाली हवा, वो बहुत हाई टेम्परेचर पे है। जैसे थोड़ा ऊपर गए एक आध दो लेयर, तो टेम्परेचर सडन एकदम से घट जाता है, 70 से 60 आ गया, 60 से 50 आ गया। तो ऊपर जाने से टेम्परेचर घटता है, डेंसिटी बढ़ती है। ठीक, तो जो गर्म हवा है वो लाइटर है, लो इन डेंसिटी, ऊपर जाने से हवा ठंडी होगी, कोल्ड होगी। ऊपर वाली एयर ठंडी है थोड़ी कंपैरेटिवली, तो डेंसिटी बढ़ गई। अच्छा, ये हमें पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो म्यू होता है इंक्रीजेस विद डेंसिटी, है ना। तो कहते हैं ना डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीजेस विद डेंसिटी। जितनी ज़्यादा डेंसिटी बढ़ेगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा। तो ऊपर जाने से, देखो ध्यान से, ऊपर जाने से डेंसिटी बढ़ती है, सो देयरफॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ऊपर जाने से बढ़ता है। डेजर्ट्स में ऊपर जाने से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता है। ठीक, अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे मान लेते हैं एक कोई पेड़ है, तो इस टाइप से का पेड़ है डेजर्ट में। तो ये कोई ट्री था। ठीक, तो हवा की डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं, तो एयर का टेम्परेचर डिफरेंट डिफरेंट है, तो वो अपने आप में डिफरेंट डिफरेंट मीडियम बना लेते हैं। ऊपर ठंडी हवा है तो उस डेंसिटी ज़्यादा है, डेंस है एयर ऊपर, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा होगा। तो ऊपर वाला मीडियम डेंसर मीडियम है, नीचे वाला ही लेयर रेयरर मीडियम है। फिर जब कंपैरिजन आता है तो ऊपर वाली डेंसर, नीचे वाली रेयरर। फिर जब अगली लेयर में कंपैरिजन आता है तो ऊपर डेंसर, नीचे रेयरर। इस तरह से चलता रहता है। ठीक, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट है ट्री, है ना, ये ऑब्जेक्ट है। लाइट हमेशा ऑब्जेक्ट से निकलती है, तो मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट है जी, ऑब्जेक्ट से लाइट आई। ठीक, तो ये क्या आई जी, इंसिडेंट रे, ऊपर से आई इंसिडेंट रे। नॉर्मल बनाया मैंने थोड़ी देर के लिए, वैसे ही मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस है 30 डिग्री। तो ऊपर डेंसर मीडियम है, नीचे रेयरर मीडियम है, जस्ट नीचे रेयरर मीडियम। डेंसर से रेयरर लाइट जानी चाहिए थी स्ट्रेट, कहाँ चली जाती है, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। तो नॉर्मल से दूर यहाँ लाइट आ गई, सो डैट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अब 30 से तो कितना बढ़ गया, 45 बन गया। ठीक, तो अब सेकंड सरफेस पे रिफ्रैक्शन होगी, सेकंड सरफेस पे रिफ्रैक्शन, ऊपर वाला मीडियम डेंसर, नीचे वाला रेयरर। तो अब लाइट किस एंगल पे आई, 45 डिग्री पे। जानी चाहिए थी स्ट्रेट, कहाँ चली जाती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। लाइट ऐसे आ गई, सो डैट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो गया, 60 डिग्री। अब वो लाइट अगले सरफेस के लिए इंसिडेंट रे बन गई। फिर से लाइट डेंसर मीडियम से ऊपर डेंसर, नीचे रेयरर। तो डेंसर से रेयरर में आ रही थी, मैंने आपको बता दिया क्रिटिकल एंगल है जी 55 डिग्री। क्रिटिकल एंगल मैंने आपको चुपके से बता दिया 55 डिग्री है। लेकिन अब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो रहा है, 60 डिग्री, विच इज़ ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो क्या होगा, लाइट रे विल रिफ्लेक्ट बैक इनटू द सेम मीडियम। लाइट रे इसी मीडियम में चली गई। यहाँ कोई भूखा प्यासा एनिमल था, ये है कोई एनिमल,
इवन इंसानों को भी ये गलतफहमी हो जाती है, बट यहाँ पे चलो मान लेते हैं कोई एनिमल है, उसको बहुत प्यास लगी थी, तो ये रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड भी नहीं बल्कि इसको तो क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे, क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो चुकी है, तो जिस एंगल पे गई थी उसी एंगल पे वापस आ गई, तो एक रे ये आई, एक रिफ्लेक्टेड रे ये आई, ठीक। अच्छा ऑब्जेक्ट को वापस से देखो, ऑब्जेक्ट को वापस से देखो, तो एक रे मैंने मान ली जैसे ये सीधी सीधी गई, जो नॉर्मल इंसिडेंस जिसे कहते हैं, तो ये इंसिडेंट रे है, तो ये ही रिफ्लेक्टेड रे या रिफ्रैक्टेड रे भी है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 0 डिग्री, तो एक रिफ्रैक्टेड रे ये है, ठीक। तो इमेज वहाँ बनती है जहाँ दोनों रिफ्लेक्टेड रे टकराती हैं, तो जो पहली वाली थी उसको पीछे प्रोड्यूस करा, जो दूसरी वाली थी उसमें जाके यहाँ पे इंटरसेक्ट करी, तो ना ये पेड़ ऐसे उल्टा नज़र आने लग जाता है, ये पेड़ उल्टा नज़र आ गया किसको, एनिमल को, ठीक। तो ये पेड़ उल्टा नज़र आ गया किसको, एनिमल को। तो हर किसी को लगता है अगर किसी पेड़ की रिफ्लेक्शन नज़र आ रही है इसका मतलब सामने कहीं पानी है, तो उस एनिमल को क्या गलतफहमी होती है कि यहाँ कहीं पानी है, यहाँ कहीं कोई पॉन्ड ऑफ वाटर है जिसमें उसको उस पेड़ की उल्टी इमेज नज़र आ रही है। पॉन्ड ऑफ वाटर है, गीला गीला उसको दूर से फील होता है, जिसमें उसको उस पानी के अंदर पेड़ की इमेज नज़र आ रही है उल्टी, तो ऐसा उसे इल्यूजन होता है। फटाफट से एनिमल भागता हुआ पानी की तलाश में, पानी की प्यास में आता है, जंप लगाता है, तो मिलता क्या है, डेजर्ट ही मिलती है, कोई पानी नहीं मिलता जब वो पास आता है। तो ये सारा ऑप्टिकल इल्यूजन किसकी वजह से हुआ था, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से हुआ था। हवा में ही उसको ऐसे लगने लग गया जैसे पेड़ की उल्टी इमेज बन गई, तो इसका मतलब उसे लगा पानी है, पानी की वजह से वो आया, लेकिन जब पास आया तो उसे कुछ भी नहीं मिला। तो ये था मिराज, ऑप्टिकल इल्यूजन। ये सारी बातें, ये जो साइड पे मैंने थ्योरी लिखी थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, कि पहला पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता है डेंसिटी से, जैसे जैसे ऊपर जाओगे हवा ठंडी होती जाएगी, टेम्परेचर फॉल करेगा, हवा ठंडी होगी, ऊपर डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो ऊपर वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है। जो नीचे जस्ट डेजर्ट के कांटेक्ट में एयर होती है वो बहुत गर्म होती है, लाइटर होती है, तो डेंसिटी उसकी कम होएगी, तो नीचे रेयर मीडियम है, ऊपर डेंसर है, ठीक। तो इस तरह से ये मैंने प्रोसेस किया। तो ऐसा आपको अक्सर आपने देखा होगा जब आप टैक्सीज़ में या अपनी गाड़ियों में जब जा रहे हो, लॉन्ग डिस्टेंस पे जा रहे हो, लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो, तो डेजर्ट्स के आसपास, और या फिर बहुत ज़्यादा समर्स जो होती है, जून जुलाई में अक्सर ऐसा होता है, मई जून में, कि आपको लगता है सामने सड़क पे, हाईवे पे चलते चलते कि सामने बहुत दूर आपसे पैच ऑफ वाटर है, मतलब जो रोड है वो ज़्यादा ब्लैकिश नज़र आती है आपको, बिल्कुल डार्क नज़र आती है, ऐसा लगता है कि वहाँ पानी पड़ा हुआ है ना, वहाँ पे लगता है कि हमें पानी पड़ा हुआ है। बट वहाँ जाके जब देखते हो तो रोड फिर से लाइट ग्रे कलर की हो जाती है, लाइट ब्लैक कलर की हो जाती है, तो वहाँ का पानी आपको लगता है नहीं है, बल्कि फिर दोबारा सामने देखते हो तो ऐसा लगता है कि बहुत दूरी पे रोड बिल्कुल डार्किश ब्लैक हो चुकी है, कि जैसे वहाँ पानी रखा हुआ है, बट वहाँ फिर पानी नहीं होता वहाँ पहुँचने के बाद। तो ये सारा भी मिराज ही है, ऑप्टिकल इल्यूजन है। तो आपको इल्यूजन हो जाता है तो एनिमल्स को तो होगा ही होगा, ठीक। तो हाईवेज़ पे अक्सर ऐसा लगता है कि सामने रोड गीली है, और ऐसा इसलिए नज़र आता है कि भी पैच ऑफ वाटर है, रोड ज़्यादा ही ब्लैकिश नज़र आ रही है, वहाँ जाके मिलता कुछ नहीं। तो ये सारी बातें जो मैंने बोली है यहाँ पे लिख भी दी है, ठीक। तो आपको इसको अच्छे से पढ़ लेना है, समझ लेना है, NCERT में भी यही सब कुछ गिवन है, मेंशन है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की सेकंड एप्लीकेशन, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। डायमंड इतना शाइन क्यों करता है, नॉर्मल ग्लास क्यों नहीं करता, डायमंड क्यों करता है? क्योंकि आज ही हमने देखा ग्लास का क्रिटिकल एंगल कितना था, 42 डिग्री, जबकि डायमंड का क्रिटिकल एंगल कितना होता है, 24.4 डिग्री अप्रॉक्सीमेटली, जो कि बहुत छोटा है। तो डायमंड का क्रिटिकल एंगल नेचुरली अकरिंग है डायमंड, तो नेचर में डायमंड जब मिलता है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है डायमंड का, बहुत हाई, जो कि उसको यूनिक बनाता है बाकी ग्लासेस से। अप्रॉक्सीमेटली डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 2.5, और क्रिटिकल एंगल कितना होता है ना, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 2.5, और क्रिटिकल एंगल हमने कैसे निकाला था, क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 ओवर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। इस पूरे को सॉल्व करके क्रिटिकल एंगल की वैल्यू कितनी आई थी, 24.4 डिग्री। अब देखते हैं इससे फ़ायदा क्या होता है डायमंड में ऐसी क्या बात है, खास बात है, और नॉर्मल ग्लास में ऐसा क्यों नहीं होता।
तो चलो पहले डायमंड की बात करते हैं। बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि डायमंड की कटिंग कैसे हो रखी है। तो डायमंड के जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो उसको इस तरह से कट करते हैं कि ये देखो, ये डायमंड मान लेते हैं कट हो गया। अब सबसे पहले ये लाइट आई इस तरह से, ये थी इंसिडेंट रे। बाहर क्या है? एयर है। अंदर क्या है? डायमंड है। डायमंड जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा है, कितना है जी? 2.5 अप्रॉक्सीमेटली। तो अंदर डेंसर मीडियम, बाहर रेयरर मीडियम। चलो जी, इंसिडेंट रे आई। पहली इंसिडेंट मैंने नॉर्मल पे मान ली, मतलब 0 डिग्री पे आई, तो 0 डिग्री पे सीधी चली गई। अब तो ये लाइट थी। अब अगले सरफेस के लिए इंसिडेंट रे नॉर्मल बनाया तो कटिंग कुछ इस तरह से हुई है कि ये एंगल जो है बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है कि 24 से तो बड़ा ही होगा। 24 तो बहुत ही छोटा सा एंगल है। तो मान लेते हैं ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, मैंने थोड़ी देर के लिए मान लिया 30 डिग्री है। तो क्या 30 डिग्री इज़ ग्रेटर देन 24 डिग्री? यस। 24 क्या था? क्रिटिकल एंगल था। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो लाइट रे विल रिफ्लेक्ट बैक इनटू द सेम मीडियम। लाइट उसी सेम मीडियम में चली गई, जिस एंगल पे आई थी उसी एंगल पे चली गई। ठीक। तो अब जब लाइट आई दूसरे सरफेस पे, फिर मैंने नॉर्मल बनाया, तो लाइट को जाना चाहिए था डेंसर से रेयरर मीडियम में, बट एंगल ऑफ इंसिडेंस फिर से जो ये एंगल है मान लेते हैं 40 डिग्री है। अब ये जो 40 डिग्री है फिर से क्रिटिकल से तो बड़ा है ना, क्रिटिकल एंगल से तो बड़ा है। फिर से लाइट रे बाहर जाने के बजाय अंदर ही चली गई, TIR होगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फिर से नॉर्मल बनाया, फिर से एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, 24 डिग्री से बड़ा है, फिर से घूम गई वापस। तो इस तरह से मल्टीपल TIR होती रहती है, अंदर ही अंदर लाइट ट्रैप हो जाती है, अंदर ही अंदर घूमती रहती है। जब कभी उसे एंगल, ये देखो इधर लास्ट में देखो, अब जब कभी उसे एंगल क्रिटिकल एंगल से छोटे पे आती है तब वो लाइट बाहर आ जाती है। और बाहर से हम देख रहे हैं तो हमें लाइट क्या है, मल्टीपल TIR के बाद नज़र आई है। तो इसलिए डायमंड ऐसा लगता है कि लाइट में ट्रैप हो गया। लाइट जो है डायमंड के अंदर ट्रैप होगी, जो बड़ी शाइन कर रही है, अंदर ही अंदर लाइट घूम रही है। तो ऑफ कोर्स हमें बड़ी शाइनिंग करता हुआ डायमंड नज़र आएगा। तो ये प्रोसेस है पीछे डायमंड के कि क्यों शाइन होता है। अब सेम कटिंग में ग्लास काट दो, सेम जैसे डायमंड काटा था, हीरा काटा था, वैसे ही हमने कोई ग्लास का पीस कट कर दिया। लेकिन हमें तो पता ही है कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1.5। ग्लास के लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू कितनी होती है, 42 डिग्री। अब ग्लास स्पेशल क्यों नहीं है कि फिर वही लाइट आई थी। ठीक, एक बारी लाइट आई तो 0 डिग्री पे आई थी, तो 0 डिग्री पे आगे रिफ्रैक्ट होकर चली गई। अब इंसिडेंट रे, अब देखना, ये जैसे मैंने उधर कहा था पहली बार 30 डिग्री पे आई थी, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है। ठीक, लेकिन ग्लास का क्रिटिकल एंगल तो 42 डिग्री है। तो ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन क्रिटिकल एंगल है, तो लाइट डेंसर से रेयर में जा रही थी तो चली जाएगी, जानी चाहिए थी सीधी, लेकिन कहाँ चली जाती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। डेंसर से रेयर जब भी जाते हैं अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो लाइट रे पहली बारी में बाहर आ गई, तो बाहर से हमें यहाँ पे नज़र आ जाएगी। तो ट्रैप तो हुई नहीं। तो डायमंड में बहुत ज़्यादा हाई चांसेस होते हैं कि लाइट अंदर ही अंदर ट्रैप कर जाएगी, क्योंकि क्रिटिकल एंगल बहुत छोटा होता है डायमंड का। बाकी ग्लासेस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, क्रिटिकल एंगल ज़्यादा है, तो लाइट नॉर्मली बाहर बड़ी जल्दी आ जाती है। तो ग्लास में TIR नहीं हुई, जबकि डायमंड में TIR हो गई। तो इसीलिए डायमंड कॉस्टली है। ये डायमंड की यूनिक प्रॉपर्टी है जो कि उसे बाकी ग्लासेस से अलग करता है। ठीक, तो ये था स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, आपने पढ़ा। आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी बातें जो मैंने बोली है वो यहाँ पे वर्डिंग में लिखी भी हुई है, तो आपको ये पढ़ना है, अपने आप से समझना है और आगे बढ़ना है। ठीक है जी, TIR की नेक्स्ट प्रॉपर्टी प्रिज्म। वैसे तो नेक्स्ट क्लासेस में, आने वाली क्लासेस में हम प्रिज्म बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। प्रिज्म तो टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर भी यहाँ पे भी पढ़ते हैं कि प्रिज्म के अंदर TIR कैसे होती है। चलो मैं आपको 3 एग्जाम्पल से समझाता हूँ। पहला एग्जाम्पल देखना ध्यान से। एक प्रिज्म जो है मैंने इस तरह से रख दिया, एक राइट एंगल प्रिज्म लिया और उसको इस तरह से रख दिया, एंड आइसोसलिस था, तो ये मतलब ये 45 डिग्री एंड ये 45 डिग्री। कोई भी प्रिज्म जनरली ग्लास का ही बना होता है, तो ये ग्लास का बना हुआ है। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें पता ही है 1.5, एंड क्रिटिकल एंगल भी ग्लास का हमें पता है कितना होता है,
42 डिग्री। ठीक, तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ था मैंने कुछ इस तरह से, ठीक, ए एंड बी, ये ऑब्जेक्ट था हमारा ए बी। तो सबसे पहले बी से लाइट आई, ये बी से लाइट आई इस तरह से, नॉर्मल इंसिडेंस तो 0 डिग्री पे आई, 0 डिग्री पे सीधी चली गई, एंटर कर गई। अब यहाँ बनाना चाहिए नॉर्मल। ठीक, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, ये एंगल है जी 45 डिग्री। ध्यान से देखो, ये 45 डिग्री होगा। कैसे पता लगा, देखो ध्यान से, 45 डिग्री क्यों हुआ, क्योंकि किन्हीं भी दो लाइंस के बीच में, जैसे ये मैंने बनाया था, किन्हीं भी दो लाइंस के बीच में अगर एंगल 45 डिग्री है तो उनके परपेंडिकुलर लाइंस में, ठीक, तो एक लाइन का परपेंडिकुलर हो गया, एक लाइन का परपेंडिकुलर हो गया ये देखो, ये लाइन फिगर में देखो जो मैंने बनाई है, दूसरी लाइन का परपेंडिकुलर हो गया ये नॉर्मल, तो इनके बीच में भी एंगल कितना होगा, 45 डिग्री। अब ये बताओ क्या ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है इस पर क्रिटिकल से बड़ा है, क्योंकि ग्लास का क्रिटिकल एंगल होता है 42 डिग्री। हाँ जी, क्रिटिकल से बड़ा है, तो लाइट रे विल रिफ्लेक्ट बैक इनटू द सेम मीडियम, उसी मीडियम में लाइट वापस आ जाएगी। तो ये आ गई लाइट रे 45 डिग्री पे ही वापस आ गई, TIR होगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब जो लाइट रे आई, अब देखो नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रही है, 0 डिग्री, तो ये 0 से ही वापस निकल गई, बाहर आ गई। ठीक, तो एक रे तो यहां आ गई, मान लेते हैं ये बी की बी डैश बन गई। नेक्स्ट, अब ए के लिए सिमिलरली, ए से लाइट गई, ए से लाइट गई, पहले 0 डिग्री पे एंटर करी तो 0 डिग्री पे सीधी चली गई। फिर से यहां मैंने बनाया नॉर्मल, फिर से एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, 45 डिग्री, बिल्कुल सेम उसी प्रोसेस से, विच इज़ ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो लाइट रे विल रिफ्लेक्ट बैक इनटू द सेम मीडियम, तो वापस आ गई 45 डिग्री पे। अब ये लाइट रे अगले सरफेस के लिए 0 डिग्री पे आई, तो नॉर्मल इंसिडेंस की वजह से बाहर निकल गई, तो बाहर कहीं ए डैश। तो ऑब्जेक्ट कब बना था, ए से बी को जोड़ के, इमेज कहाँ बनेगी, ए डैश से बी डैश को जोड़ के, तो एक TIR की वजह से ये इमेज बन गई। एक TIR की वजह से, कभी कहीं प्रिज्म में 1 TIR कराओ तो हाईपोटेन्यूज पे कराओ, तो मैंने इस तरह से करा देनी है, हाईपोटेन्यूज पे एक TIR करा के इमेज बनाओ तो इस तरह से बना देनी है। ठीक, ये आपको समझ आ गया। एक सेकंड फिगर देखना आप बड़े ध्यान से। तो सेकंड एग्जांपल में, सारे एग्जांपल्स NCERT में दिए हुए हैं, हर साल बोर्ड में आते हैं, तो सेकंड TIR देखते हैं। तो मैंने रखा अब की बार, हाईपोटेन्यूज पे एंटर कैसे करेगी लाइट, ये देखो, ये ऐसे एंड ये ऐसे, ये तो ABC राइट एंगल ट्रायंगल था, फिर से आइसोलिसिस ट्रायंगल था, तो ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, एक 90 डिग्री, तो मैंने बना दिया। अब देखना 2 टाइम्स ऑफ TIR कराऊंगा मैंने, अभी कितनी करा रहा था, एक TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन 1 थी। अब सेकंड केस में एग्जांपल है 2 TIRs का, चलो देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले ये था ऑब्जेक्ट AB, पहले B को पकड़ते हैं, तो B से लाइट आई कुछ इस तरह से ऐसे, तो जो 0 डिग्री पे आई, नॉर्मल इंसिडेंस वो 0 पे सामने चली गई। अब फिर से जैसे मैंने पिछली बार बोला था कि ये 45 डिग्री पे जाके गिरेगी, वही सेम फंडा जो मैंने अभी पहले समझाया था आपको, कि दो लाइंस के बीच में अगर एंगल 45 डिग्री है तो उनके परपेंडिकुलर लाइंस के बीच में भी एंगल कितना होगा, 45 डिग्री। तो ग्लास के लिए क्रिटिकल एंगल होता है 42 डिग्री, तो इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, 42 से तो बड़ा है ना, तो लाइट रे विल रिफ्लेक्ट बैक इनटू द सेम मीडियम, वापस आ गई, वापस आ गई। ठीक, अब मुझे इस सरफेस पे फिर से लाइट डेंसर से रेयर में जाने वाली थी, फिर से नॉर्मल बनाना है, ये बनाया नॉर्मल, तो इस बार फिर से ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया, 45 डिग्री। सेम उसी तरीके से ये कितना हो गया जी, 45 डिग्री। ठीक, अब क्या हुआ, फिर से एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है, लाइट रे विल रिफ्लेक्ट बैक इनटू द सेम मीडियम, उसी मीडियम में वापस आ गया, नॉर्मल के साथ 45 डिग्री ही एंगल वापस बनाते हुए TIR। अब जो लाइट बाहर जा रही थी चली जाएगी, क्योंकि अब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 0 डिग्री, तो नॉर्मल पे ही आई और नॉर्मल पे सीधी चली गई, तो यहां बनी B की B डैश। अब इसी तरह पकड़ते हैं A को, A की इमेज देखते हैं कहां बनाई। तो देखो A से लाइट गई,
पहले 0 डिग्री पे एंटर करी इंसिडेंट रे, तो 0 भी चली गई रिफ्रैक्टेड रे। अब अगले सरफेस के लिए डेंसर मीडियम, रेयरर मीडियम, पहले नॉर्मल बनाना है, ये बना दिया। सेम उसी तरीके जैसे अभी मैं बातें कर रहा था। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 45 डिग्री। तो TIR हुई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वापस आ गई लाइट 45 डिग्री पे। आगे सरफेस फिर से अंदर डेंसर, बाहर रेयर, फिर नॉर्मल बनाया, फिर से एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 45 डिग्री। फिर से TIR हुई, लाइट फिर से मुड़ गई, सच दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब जब लाइट बाहर आई तो 0 डिग्री पे आई, तो 0 डिग्री पे रिफ्रैक्ट कर गई और ये वापस बाहर निकल गई। ए की बन गई A डैश। ऑब्जेक्ट के लिए A से B को जोड़ा था, इमेज के लिए A डैश से B डैश को जोड़ेंगे। इन्वर्टेड इमेज, उल्टी इमेज बना के दिखा दी मैंने आफ्टर 2 टाइम्स ऑफ TIR। 2 TIR करवाई और इमेज सेम साइज की और उल्टी बना दी, इन्वर्टेड। तो एक प्रिज्म में अगर बोलें इन्वर्टेड इमेज बना के दिखाओ तो इस तरह से बना देनी है। 2 TIR दिखानी है तो केस 2 हो गया, 1 TIR दिखानी थी तो केस 1 हो गया। तो ये दोनों आपको बड़े अच्छे से बनाने आने चाहिए, रट्टा नहीं मारना। स्टेप बाय स्टेप जैसे मैंने एरोस बनाए हैं, सारे एंगल ऑफ इंसिडेंस, सारे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दिखाए हैं, दोनों को बताया कि ये दोनों बराबर बराबर हैं। इसी तरह आपको भी रे डायग्राम्स बड़े सुंदर और अच्छे बनाने हैं। चलिए थर्ड देखते हैं। अब एक थर्ड केस भी NCERT में दे रखा है प्रिज्म का ही। तो उसमें प्रिज्म है कुछ ऐसा ऐसा। कहते हैं अब इसमें TIR बताओ कैसे करोगे। तो फिर से ये ग्लास है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, कितना है 1.5। तो अंदर डेंसर मीडियम, बाहर रेयरर मीडियम। अब मैंने माना कि लाइट कैसे आ रही है, तो लाइट आई कुछ ऐसी, इस तरह से और इस तरह से। कोई ऑब्जेक्ट था, मान लेते हैं AB, फिर से ऐसा ऐसा। चलो B को पकड़ते हैं पहले। तो रेयरर से डेंसर, बाहर रेयरर अंदर डेंसर, जानी चाहिए थी सीधी, कहाँ चली जाती है, टूवर्ड्स दी नॉर्मल। ये लाइट इस तरह से आ गई। तो नॉर्मल के साथ पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, अब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R। फिर मुझे यहाँ पे क्या बनानी चाहिए, ये। अब मान लेते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, लाइट जा रही थी, ये देखो अंदर डेंसर मीडियम, बाहर रेयरर मीडियम। लाइट जा रही थी डेंसर से रेयरर में, बट इफ़ एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर क्रिटिकल से बड़ा हो गया, 42 डिग्री से अगर बड़ा है, तो लाइट रे विल रिफ्लेक्ट बैक इनटू द सेम मीडियम यहाँ। तो अब अंदर डेंसर है, बाहर रेयरर है। अब मुझे फिर से क्या बनानी चाहिए, नॉर्मल। तो यहाँ का नॉर्मल, तो यहाँ का मैंने नॉर्मल बनाया जी कुछ इस तरह से। तो ये बना डेंसर के साथ, तो जानी चाहिए थी सीधी, बट कहाँ चली जाती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। डेंसर से रेयरर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो नॉर्मल की तरफ नहीं है, नॉर्मल से दूर चली गई, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इस तरह से कुछ लाइट आ गई। तो A की बनी यहाँ पे A डैश, नहीं अभी B की बना रहे हैं, तो यहाँ पे बनी B डैश। चलिए जी अब A की बनाते हैं। तो A के लिए ये लाइट आई सबसे पहले ऐसे, फिर यहाँ नॉर्मल बनाया, तो रेयरर से डेंसर, जानी चाहिए थी सीधी, बट कहाँ चले जाते हैं, टूवर्ड्स दी नॉर्मल, ये आ गई। अब यहाँ नॉर्मल बनाया, अंदर डेंसर, बाहर रेयरर। इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, लाइट रे विल रिफ्लेक्ट बैक इनटू द सेम मीडियम। तो ये चली गई। तो अब मैंने नॉर्मल बनाया, तो ये बना नॉर्मल, जानी चाहिए थी सीधी, बट कहाँ चली जाती है, नॉर्मल के साथ अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। तो ये कुछ लाइट इस तरह से चली गई, नॉर्मल के साथ अवे। तो ये फाइनल रह गई। यहाँ कहीं बोल देते हैं A डैश। ऑब्जेक्ट के लिए A से B को जोड़ा था, इमेज के लिए A डैश से B डैश को जोड़ेंगे, तो ये बनी इमेज। ठीक, तो कैसी इमेज बनी, इन्वर्टेड, उल्टी, सेम साइज की इन्वर्टेड। तो ये केस भी आपको ड्रॉ करने को आना चाहिए। सारे एंगल अच्छे से दिखाने हैं कि ये वाला एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हुआ TIR के दौरान। ठीक, चले जी। तो ये ड्राइंग की गेम है, सिर्फ अच्छे से आपको जैसे सुंदर मैंने ड्रॉ किया हुआ है
सारे एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्टेड एंगल आपको दिखाने हैं प्रॉपर नॉर्मल के साथ एंगल बनाते हुए। चलिए जी, नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं अब। तो तीन एप्लीकेशन हमारी हो गई। सबसे पहले कौन सी थी? मिराज, सेकंड स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, थर्ड प्रिज्म। प्रिज्म हमने आगे डिटेल में और भी पढ़ना है। चलिए जी, नेक्स्ट ऑप्टिकल फाइबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है नाउ डेज, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। ऑप्टिकल फाइबर्स में क्या होता है, थ्योरी आप अच्छे से पढ़ लोगे, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। तो ऑप्टिकल फाइबर किस काम आती है? लाइट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कराना है जैसे, और बिना किसी वेस्टेज के, बिना किसी लीकेज के। तो वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की ऑप्टिकल फाइबर में भेजा जाता है। तो ये ऑप्टिकल फाइबर का मटेरियल है। अंदर होता है कोर, ये जो बाहर ये बाउंड्री है ये इसको कहते हैं क्लैडिंग, कोर एंड क्लैडिंग। क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स छोटा होता है, कोर का बड़ा होता है। तो कोर इज़ डेंसर मीडियम, क्लैडिंग इज़ रेयर मीडियम। ठीक, लाइट को यहाँ से भेजा जाता है ऐसे। ऑप्टिकल फाइबर बहुत महंगी फाइबर की वायर है। किस काम आती है? लाइट को लंबे लंबे डिस्टेंस तक ट्रैवल कराना है, एक जगह से दूसरी जगह लाइट भेजनी है ताकि लाइट की कोई लीकेज ना हो एंड कोई इंटेंसिटी में फ़र्क भी ना आए। तो ये इंसिडेंट रे थी। ठीक, तो अंदर डेंसर मीडियम, बाहर रेयर मीडियम। तो यहाँ मैंने बनाया नॉर्मल। तो इफ़ एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स काफ़ी हाई होता है, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई, तो क्रिटिकल एंगल क्या होगा? लो। क्रिटिकल एंगल क्या होगा? लो। तो कोई भी लाइट इफ़ ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल पे अगर इंसिडेंट होती है तो लाइट रे विल रिफ्लेक्ट बैक इनटू द सेम मीडियम। लाइट यहाँ आ गई, फिर से यहाँ नॉर्मल बनाया, फिर से एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, लाइट रे विल रिफ्लेक्ट। तो लाइट रे विल रिफ्लेक्ट, तो टी आई आर होती रहती है, और लाइट रे सिमिलरली दूसरी जगह तक पहुँच जाती है जहाँ हमें लाइट को पहुँचाना है, जहाँ उसकी डेस्टिनेशन है। तो कोर क्लैडिंग दो मटेरियल यूज़ होते हैं। कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत हाई होता है, क्लैडिंग का कम होता है, डेंसर से रेयर मीडियम में जाना होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना हाई है कि क्रिटिकल एंगल बहुत लो है, कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल पे आती है तो टी.आई.आर हो जाती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक, यही सारी बातें इसमें लिखी हुई है, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, और यही मैंने फिगर में आपको दिखाया है। चलिए जी, तो टी.आई.आर की सारी एप्लीकेशंस ख़त्म हुई। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में हम प्रिज्म स्टार्ट करेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। If you like our video, please press the like button and keep sharing the video with your friends. God bless you all.